नमस्कार। हर संडे की तरह हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारा केवाईसी के ऊपर टिकलिश सीरीज चल रहा है गोपाल जी के साथ में। आप तो गोपाल जी को जानते ही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारी संस्थाओं में काम कर चुके हैं, किताबें लिखते हैं, इंस्टीट्यूट में गाइडेंस देते हैं। सो ही इज अ पार्ट ऑफ दैट रेगुलेटरी गाइडेंस ग्रुप एंड ऑल दैट। इनसे हम 2 संडे से बात इस चीज के ऊपर कर रहे थे। केवाईसी आपको और हमें सबको मालूम है, लेकिन केवाईसी में जो क्रिटिकल कंडीशंस है ना, जो हमारे पढ़ने में ध्यान में नहीं आती, या उसका लिंकेज विद सीबीएस जो है ना, वो हमें ध्यान में नहीं आती है। हमारे सवाल पूरे गोपाल जी को पूरे 2 संडे में इसी लाइन पे है कि हमें पेनल्टी ना लगे। सिंपल फोकस इज नो पेनल्टी फॉर केवाईसी नॉन कंप्लायंस। दिस सीरीज इज ओनली फॉर दैट। सो गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आई वुड बी starting from where we left. So the last question we asked what about the periodic updation. That was the last concluding question. In continuation of that, मुझे ये पूछना है आपसे कि अगर किसी बंदे के केवाईसी में चेंज नहीं है और वो डिक्लेरेशन दे देता है कि मेरे केवाईसी में कुछ चेंज नहीं है, तो ये क्या सफिशिएंट है या इसमें और क्या कहा गया है? फ्लोर इज ओके। योर्स सर। ओके सर। तो री केवाईसी के लिए रिजर्व बैंक ने ऐसा बताया है सर कि अगर इंडिविजुअल कस्टमर है और लीगल एंटिटी है और उसके केवाईसी में कोई चेंजेस नहीं है और वो सिंपल डिक्लेरेशन दे रहा है कि मेरे केवाईसी में कोई चेंजेस नहीं है, तो इट इज वैलिड। ओके। लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू दो कंडीशन है सर, मैं आपको बता देता हूँ सर। हम्म। उसमें पहली कंडीशन ऐसी है कि एज अ बैंकर हमें ये देखना है कि उन्होंने जो आईडी प्रूफ या जो डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं वो हाँ। एक्सपायर नहीं हुए। हाँ। इट इज ओके। कंडीशन। सपोज हम्म। मैंने आपको आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ री केवाईसी वो एक्सपायर हो चुका है, तो बैंक को नया लेना पड़ेगा। ओके। ओके। लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हम्म। मैं उसको कंटिन्यू सिंपल डिक्लेरेशन से कर सकता हूँ, नो इश्यू सर। हम्म। हम्म। और दूसरा एडिशनल ड्यू डिलिजेंस बैंक को ऐसा करना है, एट द टाइम ऑफ री केवाईसी भी बैंकों को पैन कार्ड, आधार पैन कार्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। जैसे हम्म। एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, वैसे एट द टाइम ऑफ री केवाईसी भी आपको ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो ओके। वैलिड है कि नहीं है। ओके। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी सर? जब सपोज मैं बताऊं कि चेंजेस है, और मैक्सिमम इंडिविजुअल के केस में जो चेंजेस होते हैं उसमें आईडी प्रूफ में कुछ चेंजेस नहीं रहता है। चेंजेस क्या होता है? ओनली एड्रेस प्रूफ, जो उसने एड्रेस प्रूफ में दिया है वो एड्रेस चेंज होता है। तो सपोज कस्टमर ऐसा एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि पहले मैं एक्स एड्रेस पे रहता था, अब वाई पे चला गया, तो इट इज ऑल्सो वैलिड। ओके। लेकिन उसमें बैंक को एडिशनल ड्यू डिलिजेंस ऐसा करना रहेगा कि उसका एक पॉजिटिव कंफर्मेशन उसको देना पड़ेगा, और ओके। उस पॉजिटिव कंफर्मेशन के हिसाब से वो री केवाईसी कंप्लाई हो चुका है, हम्म। ऐसा वो कर सकते ओके। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स। हम्म। लेकिन अगर लीगल एंटिटी है और उसमें कुछ भी चेंजेस है, तो एज पर रिवाइज गाइडलाइन जो नया अकाउंट ओपनिंग के लिए केवाईसी ले रहे हैं उसके हिसाब से लेना है। पूरा एज इफ इट्स अ न्यू अकाउंट। एग्जैक्टली, एज हाँ। एफ इज ट्रीटेड एज कई ए न्यू अकाउंट। सर, इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो सेविंग अकाउंट वाले या दूसरे अकाउंट होल्डर होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। ओके। दे सिंपली डू नॉट कोऑपरेट फॉर केवाईसी। नहीं करना है, जाओ। तो सही इसमें में सर। बैंक क्या करेगी? बैंक ने क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली सर। तो अभी पहले दूसरा एक क्लोज बता देता हूँ सर। री केवाईसी में आप फिजिकल मोड या एनी टेक्नोलॉजी दूसरे किसी भी मोड से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी उसको डिक्लेरेशन वो लिख के ही देना पड़े। ओके। अगर वो, अगर हमारी कोई, मैं बताऊं कि व्हाट्सएप पे कुछ एप्लीकेशन या सिंपल डिक्लेरेशन ले रहे हैं डिजिटल मोड से, ईमेल से ले रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ले रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग थ्रू ले रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन उसका लिंकेज सिर्फ आपको सीटीएस के साथ करना पड़ेगा कि मैंने दे दिया है, तो उसका एक्नॉलेज भी कस्टमर को देना पड़ेगा कि आपका ओके। री केवाईसी हो चुका है। पहले ये।
अब आपके सवाल पे आता हूँ सर कि अगर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो एज अ बैंकर हम क्या स्टेप्स लेते थे। तो अभी तक गाइडलाइन ऐसी थी सर जनरली। क्या हो रहा था कि कस्टमर के साइड कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, और बैंकर के साइड में बताओ ना तो इंस्पेक्शन में या ऑडिट में ऐसे क्वेरा या पैरा रहता था कि इतने सारे आपके री केवाईसी पेंडिंग है जिसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और काफी सारे बैंकों को इसके रिगार्डिंग पेनल्टी भी हो चुकी है, री केवाईसी नहीं किया। और इसके ये सारे ड्यू डिलीजेंस के या ये सारी दिक्कत की वजह से रिजर्व बैंक ने 12 जून को एक केवाईसी में मास्टर डायरेक्शन, एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने मास्टर डायरेक्शन भी रिवाइज कर दी है। हम्म। उन्होंने ये 12 जून के सर्कुलर में ये बताया है कि अगर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो बैंक को क्या करना है। तो उन्होंने ये सर्कुलर में ऐसा बताया कि सपोज कस्टमर का री केवाईसी ड्यू हो रहा है, उससे पहले आपको 3 नोटिस देनी पड़ेगी। ओके। कस्टमर का री केवाईसी ड्यू हो रहा है उससे पहले 3 नोटिस देनी। ओके। उस 3 नोटिस में एक नोटिस मिनिमम फिजिकल लेटर थ्रू होनी चाहिए। दो डिजिटल मोड में होगी, नो इश्यू, बाय वे ऑफ ईमेल, बाय वे ऑफ एसएमएस, नो इश्यू। और री केवाईसी ड्यू होने के बाद 3 नोटिस देनी है, उसमें भी सेम कंडीशन है। मिनिमम एक नोटिस आपको फिजिकल मोड में देनी है, दो आपको डिजिटल मोड में देंगे, नो इश्यू। लेकिन जो री केवाईसी ड्यू होने के बाद जो आप नोटिस दे रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली आपको ये मेंशन करना है कि अगर आपका ये री केवाईसी आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं कर रहे तो एज अ बैंकर हम इसके ऊपर क्या एक्शन लें। कि हम उसको फ्रीज कर देंगे, डेबिट फ्रीज करेंगे, क्रेडिट फ्रीज करेंगे, या क्लोज कर देंगे। तो यू कैन क्लोज ऑल्सो अकाउंट, यू कैन अकाउंट कैन बी क्लोज। क्लोज भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने रिजर्व बैंक ने अपने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वहां पे क्लेरिफिकेशन दिया है सर। ओके। तो लेकिन इससे पहले आपको ये सारे पैरामीटर सर स्टेप्स लेने पड़ेंगे पॉलिसी इससे। में, हाँ एग्जैक्टली ये सर, सब पॉलिसी में स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इन्वॉल्व। उसके सिवा नहीं कर, लेकिन ये कर सकते हाँ, हैं, ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल। यू कैन ब्रिंग डाउन ऑप्शन दी नाउ नॉन इज, कंप्लायंस इन री केवाईसी, एग्जैक्टली सर। जिसके लिए बैंकों को बहुत सारे जूते पड़ते हैं रिजर्व बैंक से। हाँ, हाँ। और तो इसमें ये और एक ड्यू चीज डिलिजेंस। सर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है इसी के इसमें, ये पीपी क्या है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इसको कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे उसका रिस्क कैटेगराइजेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जरा कुछ बताइएगा ना, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पीपी। ओके सर। तो जनरली एक बैंक का परसेप्शन क्या रहता है सर कि पॉलिटिकल एक्सपोजर पर्सन मतलब पॉलिटिशियन जो रहते हैं वही रहता है, जनरली बताओ। लेकिन ओके। आप जब केवाईसी की मास्टर डायरेक्शन में पी की डेफिनेशन देखेंगे ना सर, उसमें हाँ। उन्होंने पर्टिकुलरली क्या लिखा है मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ सर। हाँ प्लीज। PPR, individual who are or have been entrusted with the prominent public function in foreign country। फिर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा करके एक वर्ड यूज किया है, इंक्लूडिंग। तो ओके। इंक्लूडिंग क्या लिखा है, हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट जुडिशियली मिलिट्री ऑफिसर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट ओन कॉर्पोरेशन, इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल एक्सेट्रा। तो उन्होंने जब पीईपी की डेफिनेशन रिवाइज की ना तब उन्होंने ये सिर्फ इंक्लूडिंग वर्ड ऐड किया है सर। तो पहले ऐसा माना जाता था कि पीईपी में ऐसे फॉरेन डेलीगेशन है जो हेड ऑफ द स्टेट है, गवर्नमेंट सीनियर वो है, या जुडिशियरी में है, या मिलिट्री में है, वही इंक्लूड होते थे। लेकिन इंक्लूडिंग वर्ड से अब वो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल पर्सन है, जिसमें उन्होंने बताया है जुडिशियरी कोई ऑफिसर है या मिलिट्री में है या किसी भी स्टेट ओन कॉर्पोरेशन में टॉप पोजीशन पे है, तो उसको भी आपको पीपी में इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके। तो वहां पे उन्होंने, मैं बताऊं ना, फॉरेन मतलब इंटरनेशनल लेवल पे दो गाइडलाइन है सर, फॉरेन पीईपी एंड लोकल पीईपी। तो हम्म। मतलब अब लोकल पीईपी भी आ गए। एक और छोटा सवाल इसमें आता है हाँ सर। कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, जिसको हम ओके। कार्यकर्ता कहते हैं, बिल्कुल सर।
समझो किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, कोई भी हो, कोई भी। इसका कोई कार्य करता है तो उसको भी हम लोग पीईपी में पकड़ेंगे क्या? आई मीन व्हाट इज द लॉजिक? ये क्लैरिटी कहीं पे सर्कुलर में नहीं है सर। लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि अगर किसी पर्सन ने कहीं पे कोई पोजीशन हेल्ड करी है, मतलब मैं बताऊंगा सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं बताऊं कि लोकल कोई एमएलए है, कोई वो भी है, समझो वो वो वार्ड का कंसिडर। इंचार्ज है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वार्ड का इंचार्ज है, ऐसा मान के चलो। हाँ हाँ, हाँ। तकलीफ इन और चीजों की है। वही वही सर। हाँ। और मैं बताऊं ना सर कि इसको आप पॉलिसी में इंकॉर्पोरेट कर देंगे कि हम ये पर्सन को, ये पोजीशन को पीपी में कंसिडर करेंगे, तो इट इज वैलिड। ओके, सो यू हैव द यहाँ पे फ्रीडम, यू नीड टू हैव अ एग्जैक्टली। डेफिनेशन, यू नीड टू हैव हाँ अ प्रॉपर डेफिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी कोई ऐसा तालुका का है, कोई डिस्ट्रिक्ट का है, उसको लेना नहीं लेना बैंक की पॉलिसी में लेके वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक बता देता हूँ सर आपको। हाँ। दिक्कत कहाँ पे है कि अभी तक एज अ बैंकर हमारे पास सिर्फ ऐसा एक वेपन था कि हम कस्टमर के पास से डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि मैं पीईपी में हूँ कि नहीं। हाँ। तो सपोज मैं ऐसा बताऊं कि मैं पीईपी में ऑलरेडी हूँ, और अकाउंट ओपनिंग में सिंपल डिक्लेरेशन में मैं नो लिख देता हूँ, तो अभी तक मैं बताऊं ना तो चलता था। लेकिन जो गाइडलाइन रिवाइज हुई है ना, तो उन्होंने अब ऐसा बता दिया है कि एज अ बैंकर आपको वेरिफिकेशन करना है कि वो पीईपी है कि नहीं। सो नॉट, सिंपल डिक्लेरेशन पे रिलाई नहीं करना है। हाँ, वो नॉट, डू नॉट डिपेंड ऑन व्हाट ही सेज, यू नीड टू वेरीफाई दैट। हाँ एग्जैक्टली ओके, सर। ओके, ओके। अच्छा, ये केवाईसी के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट कितने साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे? हाउ मेनी इयर्स वी हैव टू कीप दिस डॉक्यूमेंट्स, जो केवाईसी के रिलेटेड हमने लिए हैं वो? ओके। तो अभी इसमें पर्टिकुलरली। है ना, सबसेट ऑफ क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। हाँ अगर सर। कोई फ्रॉडुलेंट अकाउंट हो गया है, अकाउंट में फ्रॉड हो गया है, ओके ओके। तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप कब तक रखोगे? ऐसे टू डिफरेंट क्वेश्चंस, वन दैट हैज बीन इनवाइटेड, one that is राइट already there in our discussion. राइट राइट। Yeah. तो पहला मैं क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता हूँ सर। पहले क्वेश्चन में मिनिमम आपको 5 ईयर तक डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, अकाउंट ओपनिंग से लेकर। अगर फ्रॉड्यूलेंट कुछ केस होता है, तो जब तक उसका जजमेंट नहीं आता है, तब तक आपको ये कंप्लीट संभाल के रखना है। तो उनको ये 5 साल का एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं रहेगा। लेकिन उनको ये, ये नहीं रहेगा? हाँ, उसमें वो 5 साल वाला क्लोज नहीं अच्छा, रहेगा लेकिन सर। 5 साल के बाद सब नॉर्मल है तो ये बैंक रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है मतलब? लेकिन सर उसमें दूसरे भी काफी सारे लॉ है, जिसमें मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स का लॉ है। हाँ। तो उसमें पीरियोडिसिटी ऑफ रिकॉर्ड डिफरेंट है, हाँ। एएमएल में अलग है। तो जो मैक्सिमम है ना, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। ओके, 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 ओके। अच्छा, इसमें ये केवाईसी के बारे में कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए करके रिक्वेस्ट आती हैं। ओके तो एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन देना है नहीं देना है, उसके क्या मायने हैं? आई मीन व्हाट आर दी cautionary measures you would advise to the banks? ओके। हाँ। तो उसके रिगार्डिंग सर, केवाईसी की जो मास्टर डायरेक्शन है ना, उसमें पैरा 55D है। वहां पे कौन कौन से केस में है आप ये डिटेल शेयर कर सकते हैं, वो लिखा है सर। उसमें मैं ओके। आपको बता देता हूँ। हाँ। उसमें लिखा है, जब कंपल्सन ऑफ लॉ आप कहीं पे लिखा है, और लॉ में कहीं पे लिखा है कि आपको ये देना है, ओके, तब आपको देना पड़ेगा। ओके, सपोज मैं बताऊं, इनकम टैक्स से अगर कोई नोटिस आ रही है और उसने बताया कि ये कस्टमर का आप केवाईसी दीजिए, इसका ये बैंक स्टेटमेंट दीजिए, तो उसके पास बाय वे ऑफ लॉ उसके पास राइट्स है, ओके। तो आपको देना पड़ेगा। फिर ड्यूटी टू द पब्लिक टू डिस्क्लोज, मतलब बैंक की ड्यूटी है कि पब्लिक को ये डिस्क्लोज करना है, तब उसको देना पड़ेगा। हम्म, फिर बैंक एज ए रिक्वायर, बैंक को अपने एनुअल डिस्क्लोजर नोट्स में जैसे डिस्क्लोजर हम्म, नोट रहते हैं, ऐसे कहीं पर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, तो देना पड़ेगा। हम्म। और लास्ट में ऐसा है सर, जब आपने कस्टमर के पास
एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली कंसेंट ली है, हम्म। तब आप वो शेयर कर सकते हैं। ओके, इसमें वो केवाईसी रिलेटेड और एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अ, हाँ सर। उसके उसके बारे में भी थोड़ा आप बात कीजिएगा। एक तो वो सीटीआर वाला झमेला है, और वो एसटीआर ओके। वाला है। तो एसटीआर वाले में राइट। एक्चुअली, सीटीआर वाला क्या, वो ट्रांजैक्शन लिमिट है, वो बैंक समझ जाती है क्या करना है, फिर भी आप वो बताइएगा एक बार। और एसटीआर के एग्जैक्टली। बारे में प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो सस्पिशन डिसाइड कैसे करना है, बिल्कुल सर। ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन, जीओएस जिसको कहते हैं, हाँ उसके बारे में हाँ। जरा एक 5-10 मिनट आप बात कीजिएगा। आई मीन हाउ बैंक शुड बी गाइडेड ऑन दैट। बिल्कुल। तो मैं बताऊंगा सर, केवाईसी की जो मास्टर डायरेक्शन है ना, उसमें सस्पिशियस ट्रांजेक्शन किसे कहा जाएगा और ट्रांजेक्शन किसे कहा जाएगा वो भी एक बताया गया है। ओके। तो उसमें मैं बताऊंगा, केवाईसी की मास्टर डायरेक्शन है जिसमें डेफिनेशन पैरा है, पैरा 3। ओके। उसमें जो 90 नंबर है, उसमें हाँ। उन्होंने ट्रांजेक्शन किससे माना जाएगा ना वो लिखा है सर। ओके। तो उसमें मैं बताऊं ना, तो सारे पैरामीटर जो बैंक एज अ बैंकर हम जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन करते हैं ना, वो सारे पैरामीटर उन्होंने कवर कर दिए। ओके। जिसमें पर्टिकुलरली जो बैंक के रिगार्डिंग है वो बताओ ना, तो ओपनिंग ऑफ अकाउंट उसे भी ट्रांजेक्शन माना जाएगा, डिपॉजिट, विड्रॉल, इवन एक्सचेंज, मतलब सिर्फ मैं एक्सचेंज ऑफ नोट्स कर रहा हूं ना, तो उसे भी एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। यानी इसका फिर मतलब है क्या, एक्सचेंज आप आउट एंड आउट नहीं कर सकते हो, हाँ यू हैव एग्जैक्टली टू सर। गो थ्रू द सिस्टम। एग्जैक्टली सर। हाँ। तो ओके। वो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन में इंक्लूड है। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड है, वो भी कंसिडर किया है। लेकिन दूसरा एक उन्होंने जो पर्टिकुलरली बैंक के रिगार्डिंग है ना, वो है सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स और एनी अदर आइटम इन सेफ डिपॉजिट। ओके। मतलब मैं लॉकर के रिगार्डिंग भी कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उसको भी अगर मुझे सस्पिशियस लग रहा है, तो वो भी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में इंक्लूड है। अरे आप जो बोल रहे हो उससे मुझे और डर लग रहा है। यानी वजह क्या, वजह क्या है, लॉकर में समझो कोई 10 लाख रखने को आया, और वो हाँ लॉकर ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफिसर है, उसके उसको लगता है कि इसमें 10 लाख है, या वो जो भी अमाउंट एग्जैक्टली। है, तो वो भी सस्पिशन में रिपोर्ट करना जरूरी हो गया। हाँ। अनलेस और अनलेस पर्टिकुलर। अनलेस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो आई हैव अ हाँ। सस्पिशन कि इसने लॉकर में पैसा रखा, आई डोंट नो द वैल्यू, समथिंग लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू टेल अस, राइट? राइट, तो और दूसरा लॉकर एक में कुछ भी पर्टिकुलर। उलट सुलट कोई बंदा कर रहा है, आपको सस्पिशन आ गया, इन्फॉर्म कर दो ये डेट को लॉकर ऑपरेट हुआ है और ये सस्पिशियस है। एग्जैक्टली। तो एसटीआर में नॉर्मली ये बैंक सोचती ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सर। और पर्टिकुलरली रिवाइज जो लॉकर का एग्रीमेंट है ना सर, उसके बारे में बताऊँ तो उसमें एक क्लोज ऐसा है कि आप अपने लॉकर में कैश नहीं रख सकते। मतलब कोई रखने को आया है तो वो सस्पिशियस है, बात सीधी हो गई ना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, if somebody keeps the cash in the locker, you're not supposed to keep, but if you're keeping it, then that's a हाँ suspicious transaction and you need to report that suspicious transaction, right? एग्जैक्टली सर। या प्लीज सर, गो अहेड। मुझे है ना, ओके। सीटीआर, एसटीआर और एनटीआर, इन तीनों के बारे में जानना है, ब्रीफली बता सामान्य लोगों को भी दो। जानना है उसके बारे में। यू टॉक अबाउट दिस सीटीआर, एसटीआर एंड एनटीआर, और एनटीआर ओके के सर। रिलेटेड मैटर, क्योंकि एनटीआर पे ध्यान बैंक्स देते ही नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ। राइट। तो पहले थोड़ा सर मैंने ट्रांजेक्शन के बारे में बताया कि ट्रांजेक्शन किसे किसे कंसिडर करेगी। हम्म। अब मैं पहले सस्पिशियस वाला जो पोर्शन है वो कंसिडर करता हूँ, कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एज अ बैंकर हम किसे और कैसे कंसिडर करना है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ऐसी है कि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस बैंक के पास होना चाहिए, कि बैंक कौन से ग्राउंड पे उसको सस्पिशियस मार्क करनी चाहिए, करना चाहती है। या आप जैसे आप बता रहे थे जीओएस, तो जीओएस बैंक के पास पहले होना चाहिए कि हम एज अ बैंकर किस ग्राउंड पे उसको सस्पिशियस मार्क कर रहे हैं। हम्म। दूसरी उसमें कंडीशन है रिगार्डलेस द वैल्यू इन्वॉल्व। जैसे हमने थोड़ा मतलब फर्स्ट एपिसोड में डिस्कशन किया था, हम्म। कि अगर 1 रुपये का ट्रांजेक्शन है तो सस्पिशियस हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ का है तो वो नहीं भी हो सकता है। करेक्ट। मतलब उसमें वैल्यू कंसिडर करनी ही नहीं है सर। करेक्ट। उसमें वैल्यू कंसिडर करनी ही नहीं है। ओके। अब दूसरी कंडीशन बताता हूँ। हाँ। दूसरी कंडीशन ऐसी है
कि अनयूजुअल एंड अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ट्रांजेक्शन में इतनी कुछ अनयूजुअल हो चुका है या इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है जिसको जस्टिफाई करना कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ओके। सपोज मैं बताऊं, ए के अकाउंट से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया और डी से ए में गया, ओके। तो इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया उस ट्रांजेक्शन को या अनजस्टिफाई बना दिया कि वो सस्पिशियस में आ सकता है। ओके। थर्ड कंडीशन इज नो हैव इकोनॉमिक और बोनाफाइड पर्पस, मतलब मैं किसी के साथ जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन करता हूं ना, तब मेरा एक इकोनॉमिकल रैशनल रहता है और एक बोनाफाइड पर्सन रहता है। हम्म। कि सपोज मैंने आपको 100 रुपीज दिए है, तो 100 क्यों दिए है, तो पहला हम्म। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैंने एज ए लोन दिया है, या आपके पास मैंने कुछ परचेज किया और उसका पेमेंट कर रहा हो, मतलब हम्म। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। हम्म। ओके। तभी वो, अगर उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है या बोनाफाइड पर्पस ही नहीं है, तब उसको सस्पिशियस गिना जाएगा। ओके। और लास्ट कंडीशन इज एक्टिविटी रिलेटिंग टू टेररिज्म, ओके। कि आपको ट्रांजेक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविटी या ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रिलेटिंग टू टेररिज्म एक्टिविटी है, तब भी आप उसको सस्पिशियस मार्क कर सकते हैं। ओके। लेकिन बैंकों को इसके रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिस्ट अलकायदा की या जो लिस्ट पब्लिश करती है, तो उसको सिस्टम में अपडेट करनी रहती, ओके। ओके। तभी आप ये जान पाएगा। ओके। ओके। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना है, कस्टमर को किसी को बताना नहीं है, ओके। ऐसा है। यानी अब ये थोड़ा बता ब्रांच दे। लेवल पे भी आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई उसको बताना नहीं है दैट वी आर रिपोर्टिंग दिस एज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, राइट? हाँ, एग्जैक्टली सर। अच्छा, इसमें फिर हम लोग टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि ट्रांजैक्शन अगर इस तरह का होता है जो उनके बिहेवियरल डायनेमिक्स में नहीं आता है या फिर उसके रिस्क कैटेगराइजेशन को मैच नहीं करता है, तो सिस्टम में बिल्कुल। कुछ बदलाव लाना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो उसमें मैं बताऊं ना सर, एफआई इंडिया ने इसके रिगार्डिंग सभी बैंकों को एक एडवाइजरी इशू की है कि कितने कितने पैरामीटर आपके सिस्टम में मिनिमम होने चाहिए, ओके। जिसमें उन्होंने सिस्टम ड्रिवन कितने होने चाहिए और मैन्युअल कितने आपको मॉनिटर करना है, उसकी एक लिस्ट सबको सभी बैंकर को दी है, ओके। जो प्रिंसिपल ऑफिसर के पास रहती है। ओके। ऐसा है। तो वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इस सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट? हाँ सर, हाँ। कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन करना है। जी 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 जी, तो अलर्ट भी सॉफ्टवेयर से ही आना जरूरी है। हाँ। अ, दूसरा सर, एक थोड़ा सीटीआर और एनटीआर के बारे में थोड़ा क्विकली रिकैप कर लेता बता हूँ। बता, वो तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। ओके। तो जनरली क्या होता है सर, सीटीआर में पर मंथ अगर 10 लाख से सारे हम एग्रीगेट करेंगे ट्रांजेक्शन को, 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको सीटीआर में रिपोर्टिंग करना है। लेकिन तो ये सीटीआर में ने बैंक में अगर आरटीजीएस से पैसा आया तो भी सीटीआर में जाएगा वो? नहीं जाएगा ओनली सर, कैश उसको का? ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही कंसिडर करना है सर। ओके। ओके। ओनली, और पर मंथ उसको कंसिडर करना है कि पर मंथ एक टेन मंथ लैक्स पर मंथ 10 लाख ओके। एग्रीगेट, ओके। 10 लाख से ज्यादा हो रहे हैं, तब उसको ये सारे ट्रांजेक्शन उसको रिपोर्टिंग करनी है। और हम्म। जनरली में ये मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है रिपोर्ट। हम्म। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है सर, कि सपोज मैं बताऊं कि मेरा एक इंडिविजुअल अकाउंट है और मेरा एक प्रोप्राइटरशिप का भी अकाउंट चल रहा है, हम्म। तो दोनों का सीआईडी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, हम्म। लेकिन पैन कार्ड दोनों का सेम रहेगा सर। हम्म। तो अगर आप सीआईडी वाइज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मेरा इंडिविजुअल का रिपोर्टिंग और प्रोप्राइटर का क्लब कर रहा हूँ, तो 10 लाख से ज्यादा हो रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उसका कंसिडर कर रहा हूँ, तो 10 लाख में वो सीटीआर में रिपोर्टिंग नहीं जा रहा है। हम्म। तो मैं जनरली ऐसा बताऊंगा कि बैंकों को पैन वाइज उसको रिपोर्टिंग करना चाहिए। और दोनों में पैन कॉमन है तो आपको वो दोनों क्लब करके रिपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली सर। लेकिन हाँ। ऐसा
पैन वाइज करना है ऐसा सर्कुलर में कहीं पे नहीं लिखा है। उन्होंने ये वर्ड यूज लॉजिक की, लॉजिक ड्रिवन, यू आर लॉजिक की ड्राइविंग द बात कर रहा हूँ लॉजिक। सर। या हाँ, उन्होंने पर्टिकुलरली वर्ड ऐसा यूज किया है सर, कैश ट्रांजेक्शन इंटीग्रेटेड कनेक्टेड टू ईच अदर। करेक्ट, उसमें ये आ हाँ, जाता है। उसमें ये दिस हम दिस उसको कम्स फॉलो। देयर। हाँ, एग्जैक्टली। तो और फिर यहाँ पे, एनटीआर के बारे में भी बता रहे थे ना आप? हाँ सर, तो एनटीआर के बारे में जनरली मैं बताऊँ तो उसका मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को सारे ट्रांजेक्शन एनटीआर को रिपोर्टिंग करने रहते। हम्म। तो उसमें भी सेम सीटीआर वाला कंसेप्ट है लेकिन डिफरेंट टाइप से। उसमें ऐसा है कि 10 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन है, 10 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज्यादा का है तो आपको एनटीआर में रिपोर्टिंग करना है सर। यानी सिंगल ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर है तो नहीं है। तो नहीं है सर। हाँ, समझे, एक एक सिंगल, लाख के 100 ट्रांजैक्शन हो गए तो भी रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन लेकिन यहाँ 10 लाख का पे सर, एक आ गया तो रिपोर्ट करना है। एग्जैक्टली, लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि सिर्फ कैश के करने हैं, मतलब एनईएफटी भी आ जाएगा, आरटीजीएस भी आ सब जाएगा, सब सब चेक्स का भी है। सिंगल टेन हाँ, लाख तो फिर ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट वाले, वो क्यों लेंगे 10 लाख के ऊपर? वो एक एक लाख के 100 लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है उनको? उनको तो पता नहीं है ये जाता है रिपोर्टिंग करके, कि पता होगा। वही वही होगा पता यार, होगा क्या है। सर, सही में सर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बैंक के लिए क्या है मैं बता देता हूँ सर, हाँ। कि एनटीआर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे गिनना है सर, विच आर ओके। इम्पोर्टेंट। ओके। तो जनरली मैं बताऊं ना कि अभी जो गाइडलाइन रिवाइज हुई है ना, तो उसमें उसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि हाँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन अगर कर रही है, उसमें मैं बताऊंगा ट्रस्ट भी आ जाएगा, सोसाइटी भी आ जाएगी, इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 में जो कंपनी रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगी सर। ओके। ओके। हाँ, ओके। ओके। जनरली बैंक क्या सोचती है कि सारे ट्रस्ट के अकाउंट ही रहते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि सोसाइटी है 1860 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, तो उसका भी ट्रांजेक्शन आपको एनटीआर में रिपोर्टिंग करना है। अगर मेरे पास कंपनी सेक्शन 8 में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरा अकाउंट है, तो उसके भी 10 लाख से के ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन है तो वो भी रिपोर्टिंग करने। सर, वी गॉट at the end of our session, there is one area which I would like you to talk in detail, क्योंकि मुझे बाकी के जो सवाल लगते हैं ना, वो लगता है कि बैंकों को थोड़े बहुत समझ में आते होंगे। ये जो एफएटीएफ का मामला है ना, हाँ वेदर सर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉलो द एफएटीएफ गाइडलाइंस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, क्योंकि बैंकों को ये पता नहीं है कि दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू हाँ, देम। सो यू टॉक ऑन दैट, बिल्कुल एंड देन देर इज वन मोर एरिया वेयर आई वुड लाइक यू टू टॉक, कि ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स आफ्टर अकाउंट ओपनिंग क्या है। ये दो चीजें आप जरा कवर कीजिएगा, फिर हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने ओके। तीन संडे वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। दीज आर द टू की थिंग्स विच आई फील you should talk, because this is where banks need an updated input. Sir, please. बिल्कुल, ओके। तो रिजर्व बैंक ने अपनी जो केवाईसी की मास्टर डायरेक्शन है उसमें ऐसा लिखा है कि आपको एफएटीएफ के भी जो कंप्लायंस है या जो गाइडेंस नोट एफएटीएफ या फ्रीक्वेंटली स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स जो इश्यू करती है तो वो भी बैंकों को फॉलो करने हैं। Okay. इंक्लूडिंग उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और एनी अदर एजेंसी भी जो कोई गाइडलाइन इश्यू कर रही है तो वो भी आपको इश्यू मतलब फॉलो करना है। Okay. तो ये सारे पैरामीटर में बताओ ना कि काफी केवाईसी की मास्टर डायरेक्शन में 3-4 पैरामीटर में पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन, जिसमें मैं हम्म। पैराग्राफ नंबर बताऊं तो पैराग्राफ नंबर 12 है, फिर पैराग्राफ नंबर 4C है, इंक्लूडिंग पैराग्राफ नंबर 54 है, हम्म। 63(1) है। यहाँ सारी जगह एफएटीएफ की गाइडलाइन के रिगार्डिंग इम्प्लीमेशन के रिगार्डिंग बताया गया है। Okay. तो और दूसरा सर, हाँ, ये जो आपने सब बताया हमें, आई मीन, टू मी एज एन इंडिविजुअल इट वाज आई ओपनर ऑन सेवरल इश्यूज, बिकॉज हम लोग सर्कुलर पढ़ते हैं, बड़ा सर्कुलर होता है तो आखिरी तक पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो की पॉइंट्स है ना, वो मिस आउट हो जाते हैं।
और बिल्कुल। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि बैंकों को हम ये बताएं कि दीज आर स्मॉल थिंग्स विच कैन ब्रिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स टू यू. Gopal ji, you have been a wonderful person and great knowledge about the systems and procedures as far as KYC is concerned. हम आपको बार बार हमारे चैनल पे बुलाना चाहेंगे, अदर देन केवाईसी अदर टॉपिक्स like the internal control systems where you have written a book on that. So we would like to have one discussion on that also as to how banks can strengthen their internal control system. Maybe after a gap of 4 or 5 Sundays, we will go for that series because that's how the banks can maintain their ability. We want the sector to grow. And it is with this intention we have people like Gopalji who help us. I'll be sharing his email ID in my description in all the three videos I have already shared basically. Idea is if somebody wants to interact with you, they can write a mail to you. आई एम नॉट शेयरिंग योर फोन नंबर बिकॉज वो आपका दिमाग खराब हो जाएगा. ईमेल शेयर करूंगा ताकि लोगों को अगर कुछ सवाल है तो दे कैन टॉक टू यू एंड गेट इट रिजॉल्व. Gopal ji, thank you very much. It's very nice talking to you and would like to see Thank, you on a different subject, different topic, maybe a series for the benefit of urban cooperative banks. ये सीरीज अगर एक्चुअली मैं चाहूँ तो ये 5 संडे करनी चाहिए, लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं होता है. तो सही है नॉर्मली सर। क्या होता है, सीरीज का तीसरा वीडियो जो होता है ना उसमें व्यूज और लाइक्स बहुत कम आते हैं, सही क्योंकि है। हमारे सेक्टर में है ना पढ़ने के लिए लोग चाहते नहीं है. और ये हमारी क्या कहते हैं दुविधा है कि पीपल शुड स्टडी ऑल्सो. हम तो कैप्सूल बना एग्जैक्टली। के देते कि भाई आधा घंटा देखो, जो आएगा दिमाग में उससे आपके बैंक के मैनेजमेंट में आपको सहूलियत होगी. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव. थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वंस अगेन वेरी शॉर्टली. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच. थैंक थैंक यू. यू सर। या थैंक यू सर थैंक फॉर गिव मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू. थैंक यू. ओके।